मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मंजिलें बुलाती तुम्हें, मंजिलें बुलाती तुम्हें, कदम बढ़ाइए। मंजिलें बुलाती तुम्हें, कदम तो बढ़ाइए। मुश्किलें होंगी ज़रूर पर मुस्कुराइए। मुश्किलें होंगी ज़रूर पर मुस्कुराइए। सो फ्रेंड्स, you are most welcome in my Samaj channel, and we are going to take up a new lesson, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. मित्रों, आज हम अपने नए लेसन के साथ फिर से आप लोगों के बीच हैं और आप सभी का इस समझ चैनल में बारंबार स्वागत है। और आज हम एक प्रसिद्ध राइटर A.G. गार्डिनर के द्वारा लिखा हुआ अ फेलो ट्रैवलर पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि A.G. गार्डिनर कौन थे। A.G. गार्डिनर was born in 1865 and he was editor of famous The Daily News paper that was published in London, and he edited this paper for 17 years. He is very famous writer. He wrote a lot of essays, and this is the wonderful lesson before you. मित्रों, A.G. गार्डिनर 1865 में लंदन में ये पैदा हुए थे और इन्होंने प्रसिद्ध जो वहाँ का अंग्रेजी अखबार द डेली न्यूज उसको बहुत दिन तक प्रकाशित किया, लगभग 17 वर्ष तक। तो आज हम उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ जो है वो लेते हैं और आइए बिना देर के हम इसको शुरू करते हैं। अ फेलो ट्रैवलर एंड रिटन बाय A.G. गार्डिनर। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। आई डू नॉट नो which of us got into the carriage. I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. तो मित्रों, आइए हम सबसे पहले इसके जो पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको देख लेते हैं। कैरेज, कंपार्टमेंट अर्थात रेल का जो डिब्बा होता है। इंडीड
वास्तव में, रियली। लंदन टू मिडलैंड, लंदन एक स्थान है, वहाँ से मिडलैंड टाउन एक जगह है लंदन में ही। स्टॉपिंग, रुकने वाली ट्रेन। इन्फिनाइटली लेजरली, बहुत लेजरली, धीरे चलने वाली। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, समझ। इटर्निटी, अनंत। द पॉइंट, दैट इज एंडलेस। टॉलरेबली, बैडली, बुरी तरह से। भरी हुई, फुल, भरी हुई। स्टार्टेड, शुरू हुई, आरंभ हुई। सब अर्बन, उपनगरीय स्टेशन। ट्रेवलर्स, यात्री। एलाइटेड, उतर गए, उतरना। इन वंस एंड टूज, एक एक करके या दो दो करके। आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन के बाहरी छोर पर। तो आइए अब इसकी हम सबसे पहले इसका सरल हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम इसको अंग्रेजी में भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी लिखने के लिए आता है, तो हम सबसे पहले इसका जो है वो हिंदी में देख लेते हैं। इसके बाद फिर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये बारी बारी से हम समझने का प्रयास करेंगे। आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू कैरेज फर्स्ट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन फर्स्ट गॉट इनटू कैरेज, इस कैरेज में, इस रेल के डिब्बे में कौन हम में से पहले आया अर्थात चढ़ा, ये मैं नहीं जानता हूँ। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो मैं ये भी नहीं समझ पाया कि वो कैरेज में अर्थात इस कंपार्टमेंट में, इस कोच में वो है। इट वॉज द फास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, ये एक लास्ट ट्रेन थी अर्थात आखिरी ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए थी, अर्थात लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए ये आखिरी ट्रेन ही थी। और ये ट्रेन कैसी थी? अ स्टॉपिंग ट्रेन, ये ट्रेन बहुत रुकने वाली थी। एंड इन्फिनाइटली लेजरली ट्रेन, और ये बहुत धीरे चलने वाली ट्रेन थी। और वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको इटर्निटी का, अनंत का बोध करा सके। उन ट्रेनों में से ये एक ट्रेन थी, अर्थात ये बहुत रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, और ये ट्रेन जो थी वो बुरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई अर्थात जब ये ट्रेन छूटी तो उस समय बहुत भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशन पर रुके तो द ट्रेवलर्स, यात्री जो थे वो एलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो जो यात्री थे वो एक एक करके या दो दो करके, एक या दो दो करके सब एलाइटेड अर्थात उतर गए। दे गॉट डाउन एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब तक हम लंदन के बाहरी किनारे को पीछे छोड़ते तब तक आई वॉज अलोन, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, तब तक
मैं जो है अकेला हो गया था, या मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ। देयर इज प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। तो आइए इसको हम रेफरेंस देख लें। आप सभी परिचित ही हैं, फिर भी हम रेफरेंस आपको बताते हैं। These beautiful lines have been taken from the lesson Fellow Traveler and written by A.G. Gardiner. अब आइए कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। In these lines, writer is saying that he was going Midland town from London. The writer was going from London to Midland, and he is expressing or he is writing about his journey. तो आइए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In these lines, A.G. Gardiner is traveling in a train and he was unknown about his fellow. He thought that he was traveling alone and he was unknown about the presence of his friend, and he was going from London to Midland town, and the train on which he was traveling was a very slow train, and it simply gives you understanding of eternity. This train was full of travelers, and when it started, it was full with passengers, and as the train started to stop all the suburban stations, the travelers began to alighted from the train, and at last the writer thought that he was alone in the compartment. तो आइए अब आगे हम उसी के देखते हैं। There is a pleasant, अर्थात जो राइटर है वो सोच रहा है कि वो अकेले है इस डिब्बे में। तो आगे कहते हैं कि अकेलापन जो है वो कैसा सुखदाई होता है, उसका वर्णन इसमें है। तो आइए देख लेते हैं। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. उस डिब्बे में अकेलापन का, अकेले होना और उसमें आज़ादी की जो है, आज़ादी की प्रसन्नता महसूस करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दैट इज, और ऐसी ट्रेन जो जोल्टिंग हो, झटके दे करके चलने वाली हो, और जो नॉइजली हो, शोर करने वाली हो, थ्रू द नाइट, रात में, इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेनिंग इन ए वे एग्रीएबल फॉर्म। इट इज लिबर्टी, लिबर्टी माने फ्रीडम, ये स्वतंत्रता, और अनरिस्ट्रेंट, बिना किसी रुकावट के, एक इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, ये बहुत ही एग्रेबल फॉर्म एक है, एक बहुत ही एग्रेबल सहमत का तरीका है कि उस ट्रेन में रात्रि में
यात्रा किया जाए और अत्यंत स्वच्छंदतापूर्वक यात्रा किया जाए। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी अपनी पसंद अनुसार कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, इतनी तेज बात कर सकते हो जैसे तुम्हें पसंद हो, जैसे तुम चाहो। एज यू प्लीज, जैसे तुम चाहो। एंड नो वन विल हियर यू, और तुमको कोई भी सुनेगा नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, और एक जोन्स जो इमेजिनरी पर्सन है, एक काल्पनिक व्यक्ति है, उसके बारे में भी जो है आप उससे बहस कर सकते हो। आर्गूमेंट कर सकते हो अर्थात बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और तुम उसको धूल चटा सकते हो अर्थात धूल में उसको, मिट्टी में, ट्रिम्फेंटली विजयपूर्वक, विक्ट्री, तो विजयपूर्वक अर्थात तो तुम बड़ी आसानी से उसको मिट्टी में लुढ़का सकते हो, उसको हरा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है कि बिना किसी बदले के प्रतिघात से तात्पर्य है यहाँ, बिना किसी प्रतिघात के अर्थात बिना किसी बदले के डरे हुए आप बड़ी कुशलतापूर्वक, बड़ी ट्रिम्फेंटली, विजयपूर्वक एक काल्पनिक व्यक्ति जोन्स को मिट्टी में गिरा सकते हो, डस्ट में उसको रोल हिम अर्थात उसको गिरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम चाहो तो हेड पर अपने खड़े हो सकते हो, सिर पर खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस अ स्टेप टू, एक या दो स्टेप जो है वो डांस भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और चाहे तो आप गोल्फ स्ट्रोक की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो अर्थात गोल्फ खेलने की अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या तो तुम मार्बल्स अर्थात कंचे, जो ग्लास के छोटे छोटे गोले होते हैं उनको मार्बल कहते हैं, तो मार्बल्स को फ्लोर में खेल सकते हो, फर्श में खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। तुम जमीन में, फर्श में चाहो तो कंचे भी खेल सकते हो अर्थात तुम मार्बल खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, तुम विंडो को खोल सकते हो, खिड़कियों खोल सकते हो। और शट इट, या बंद भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग और प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोवोक के, विरोध के, कोई प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध, प्रोटेस्ट विरोध के, प्रोवोक बिना किसी प्रोवोकिंग के, विरोध के, कोई भी तुमको नहीं रोकेगा। तुम इसको, खिड़कियों को बंद करो चाहे तुम खोलो, तुमको किसी तरह का विरोध का प्रोवोक नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों विंडो को, खिड़की को बंद कर सकते हो। और शट बोथ, ओपन कर सकते हो, या शट माने बंद करना, तो उनको बंद भी कर सकते हो। इंडीड यू कैन डू ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, तुम उनको खोलते जाओ चाहो तो और बंद करते रह सकते हो, जैसे कि एक आपका जो है वो फ्रीडम का त्यौहार हो अर्थात स्वतंत्रता का कोई फेस्टिवल हो, उत्सव हो, और उस उत्सव में आप जो है वो खिड़कियों को बंद कर रहे हो और खोल रहे हो,
ऐसा भी कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम कोई भी कॉर्नर अपनी चूज के अनुसार, चुनाव के अनुसार तुम उस पे खड़े हो सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और उसके टर्न बाय टर्न, एक के बाद एक में आप उनको ट्राई कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन, तुम उनके कुशन पे अर्थात गद्दों पे लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और तुम उस कुशन पर लेट सकते हो और आनंद, विलासिता का, लग्जरी विलासिता का आनंद ले सकते हो। और तुम ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और नियमों की धज्जियाँ उड़ा सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेकिंग तोड़ना। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और डोरा का जो हृदय है उसको भी तोड़ सकते हो। ये डोरा एक तरह का जो 1914 में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो एक तरह का जो अंग्रेजी हुकूमत को एक अनंत अधिकार इस एक्ट के तहत जो है वो मिले हुए थे, उसको डोरा कहते हैं, डियरनेस ऑफ रियल्म एक्ट। और ओनली डोरा विल नॉट नो, और इस नियम को, डोरा को अर्थात इस जो अधिनियम था उसको पता भी नहीं चलेगा कि जो उसका हार्ट है, हृदय है, वो ब्रोकन, तोड़ा जा रहा है। अर्थात तुम उस नियम को भी यहाँ पर तोड़ सकते हो। ये है अकेले होने का आनंद। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम उस डोरा को जो है एस्केप भी कर सकते हो, अर्थात उससे बच भी सकते हो। उसके तहत जो दंड दिया जा सकता था, असीमित अधिकार जो थे उनको, ब्रिटिश हुकूमत को इस नियम के तहत, तो उससे आप बच भी सकते थे। तो आइए अब इसको हम जल्दी से इसका फिर से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप रेफरेंस उसी तरह से लिखेंगे, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर एंड रिटन बाय A.G. गार्डनर। और अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्लेजर ऑफ बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। तो अब आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In these lines, the writer is saying in these lines that being alone in a carriage is very interesting and it is joyful, and it is joyful because you are traveling in a jolting and noisily train in the night. You can do anything you like. You can talk loudly with an imaginary person, and you can roll him down and he will not attack you. You can stand on your head and no one will
see you. You can sing, you can dance, and you can keeping on open the windows and shutting the windows. If you want to play marbles, you can try, and you can lay on the luxurious cushions of the train, and you can also break all the laws and the famous law Dora, and Dora cannot punish you. तो आगे आइए अब देखते हैं अगला हमारा पैराग्राफ। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दी थिंग्स, इसमें से किसी भी चीज़ को मैंने नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वे मेरे साथ नहीं घटित हुए। व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, जो भी कुछ मैंने किया वो बहुत ऑर्डिनरी था, एक जनरल था, सामान्य था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे आखिरी जो मेरा पैसेंजर था वो उतर गया। आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना पेपर जो है वो लिया। एंड स्ट्रेच माई आर्म्स, मैंने अपना आर्म्स अर्थात बाहें जो है वो फैलाई, और माई लेग्स, और मेरे पैर जो है वो फैलाया, और उसमें आई पुट डाउन माई पेपर, उनके ऊपर मैंने अपना पेपर रख लिया। स्टूड अप, फिर स्टूड अप अर्थात खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से देखने लगा, खिड़की से देखने लगा। क्या देखने लगा? ऑन द काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात को देखने लगा। थ्रू विच आई वाज जर्निंग, जिस रात से होकर के मैं जर्नी कर रहा था अर्थात ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था। नथिंग द नोटिंग द पेल रिमिनेंस ऑफ डे एंड दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, नोटिंग यहाँ पे होना चाहिए। नोटिंग द पेल रिमिनेंस ऑफ द डे, उस दिन का जो रिमिनेंस बचा हुआ भाग था, तो उसकी रिमिनेंस को मैं देख रहा था। दिन के बचा हुआ जो हिस्सा था अभी उसको मैं देख रहा था। और स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, और उत्तरी आकाश पर अभी भी जो उसका पीलापन था वो लिंजर्ड था, स्टे था, वहाँ पर ठहरा हुआ था। क्रॉसेज द कैरेज एंड लुक्ड आउट द अदर विंडो, मैंने उस कैरेज का अर्थात कंपार्टमेंट को क्रॉस किया, पार किया, और लुक्ड आउट द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से देखा। लिट अ सिगरेट, और एक सिगरेट को मैंने जलाया। सेट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर से मैं पढ़ने लगा। इट वाज देन, कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि राइटर को कब मालूम चला कि वो अकेला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका आंसर है इट वाज देन, और ये तभी था दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कि मैं अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में जानकारी मिली। अर्थात जब राइटर बैठ गया, व्हेन ही वाज सिटिंग in the compartment, he became aware of his fellow traveler,
अपने सहयात्री के बारे में उसको तब जानकारी मिली। ही केम, वो आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज। ही वॉज, वो एक विंगी, अर्थात विंगी जो विंग्स जिसके होते हैं, पंखदार, और निपी इंटरपिड इंसेक्ट्स, कुछ स्टूपिड जैसे मूर्ख, ढीठ जैसा इंसेक्ट्स था। ये इंसेक्ट एक कीट था। दैट वी कॉल, जिसको हम वेगली, अस्पष्ट रूप से मॉस्क्विटो कहते हैं, अर्थात मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नोज से, नाक के ऊपर से उसको फ्लिक्ड ऑफ, उड़ा दिया। एंड ही मेक अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस कंपार्टमेंट का एक टूर किया, एक छोटी सी यात्रा की उस कंपार्टमेंट के, उस मॉस्क्विटो ने, उस मच्छर ने। एंड इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसके 3 डायमेंशंस अर्थात लेंथ, विड्थ। जब हम लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों का जब हम वर्णन कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं 3 डायमेंशंस। तो इसके कंपार्टमेंट के तीनों आयामों को 3 डायमेंशन अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का उसने इन्वेस्टिगेशन किया, अर्थात मुआयना किया, पता लगाया। विजिटेड ईच विंडो, और वो प्रत्येक विंडो पर गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, और उस लाइट के चारों तरफ भिनभिनाया। और डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, और उसने ये डिसाइड किया कि कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी आनंददायक चीज़ नहीं है। किससे ज़्यादा आनंददायक नहीं है? एट द लार्ज एनिमल, यहाँ पर जो राइटर है अपने को एक बहुत बड़ा जानवर के रूप में वर्णन करता है। कहा कि उसने ये मुआयना किया, पता लगा लिया कि जो कोने में एक बड़ा सा जीव बैठा हुआ है उससे ज़्यादा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड केम, वो आया, अर्थात मॉस्क्विटो आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी नेक पर बैठ गया, अर्थात मेरी गर्दन पर बैठ गया। तो आइए अब हम इसको फिर से हम इसका रेफरेंस आप लिख लेंगे और कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो इन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स द राइटर is saying that when he was traveling in the train, he became aware of the presence of his friend. तो अब आइए हम इसका explanation देख लेते हैं। In these lines, the writer is saying that he was traveling in the train and he doesn't tried the foolish idea which was he saying he did not do anything abnormal. He got his paper and he stretched out his arms and legs. He stood up and
looked out of the window. He saw the calmness of the summer night. He also noticed that the day is remaining and the paleness, yellowness of the day is there in the northern sky. He looked out and he lit a cigarette and started to read the paper, and by then he became aware of his friend, and he came and sat on his nose, and this insect was mosquito. Writer gently flicked him off from his nose, but the mosquito make a small tour of the compartment, but he was interested in the writer that was sitting in the corner of a compartment. तो फ्रेंड्स, हमने इस हिस्से को देखा है और अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर और उस पर हम एक दृष्टि अपनी डालते हैं। इसका दूसरा वाला जो हिस्सा है फेलो ट्रैवलर का, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। राइटर कह रहा है कि मैंने फिर से उसको उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे टुक अनदर जॉन्ट। वो फिर से ही स्किप्ड अवे, वो फिर से उड़ गया। एंड अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट का अर्थात उस कोच का फिर उसने एक छोटा सा टूर किया, यात्रा की, रिटर्न, फिर लौट आया एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली। दृढ़तापूर्वक वो फिर से मेरे हाथ के बैक में पीछे वाले हिस्से पर बैठ गया। इट इज़ एनफ, ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका और पूछ लिया जाता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। इट इज़ एनफ, मैंने कहा कि ये अब एनफ है, पर्याप्त है। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट्स। मैग्निमिटी अर्थात जो उदारता होती है उसकी भी अपनी एक लिमिट्स होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड। 2 बार तुमको वार्न्ड किया गया है, अर्थात चेतावनी मिली हुई है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक खास तरह का व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। और मेरा जो अगस्त पर्सन है, सम्मानित, रिस्पेक्टफुल जो मेरा व्यक्तित्व है, वो रेसिस्टेंस विरोध करता है, विद्रोह करता है। टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स हैं अर्थात जो अजनबी व्यक्ति है, उनकी जो इम्पर्टिनेंस, टिकलिंग है, जो गुदगुदी उनके द्वारा, असामान्य गुदगुदी जो है वो स्ट्रेंजर्स के द्वारा जो की जाती है,
उसका जो मेरा रेस्पेक्टफुल व्यक्तित्व है उसका विरोध करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, और ब्लैक कैप कहते हैं काली टोपी, अर्थात जो न्यायाधीश होते हैं वो काली हैट लगाते हैं, तो यहाँ पर न्यायाधीश से मतलब हुआ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अर्थात मैं अब जज की भूमिका में हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको डेथ अर्थात मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट्स, अर्थात जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो उसका डिमांड्स मांग करता है, तकाजा है उसका। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और ये जो कोर्ट है, न्यायालय है, ये इसको तुम्हें दंड देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ अनेक प्रकार के काउंट्स हैं, चार्जेज हैं। यू हैव अ वैगरेंट, तुम एक आवारा हो। यू हैव अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम एक पब्लिक न्यूसेंस हो, अर्थात समाज पब्लिक के न्यूसेंस हो। पब्लिक न्यूसेंस का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक सार्वजनिक रूप से तुम किसी कार्य में बाधा डाल रहे हो तो पब्लिक न्यूसेंस हुए तुम, अर्थात सार्वजनिक कार्य में बाधा डालने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास खाने का जो कूपन है वो भी नहीं है। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मेनी अदर्स, मिस डी मैनर्स, और बहुत से और डी मैनर्स हैं, और तमाम तुम्हारी बुरी आदतों के लिए मैं तुमको दंड देता हूँ। एंड यू आर अबाउट टू डाई, और तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथाल, मैंने बहुत तेजी से, स्विफ्ट तेजी से, भयंकर, लेथाल भयंकर, ब्लो विद माई राइट हैंड, एक राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से एक घूंसे का प्रहार किया। लेकिन ही डोज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईची एंड ह्यूमिलेटेड मी, उसने बहुत फुर्ती से इसको, आसानी से इसको बचा गया और मेरा अपमान कर गया। ह्यूमिलेटेड, इंसल्टेड, माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज्ड, और जो मेरी पर्सनल वैनिटी थी वो जग गई। आई लॉन्च्ड एट हिम विद माई हैंड, मैंने उसके ऊपर अपने हाथ से हमला किया। विद माई पेपर, पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं, फिर से देख लो, माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउंड, मेरा जो पर्सनल जो स्वाभिमान था वो जग गया। आई लॉन्च्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, हाथ में जो मैं न्यूज़पेपर लिया था उसको लेकर के मैं उसके ऊपर पिल पड़ा, अर्थात अटैक मैंने उसके ऊपर कर दिया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड, परस्यू करने माने पीछा किया। ट्राई टू कैच हिम, परस्यूट हिम अराउंड द लैंप, लैंप तक मैं, जो बल्ब जल रहा था वहाँ तक मैंने इसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ ए फेलाइन कनिंग, मैं एक फेलाइन कनिंग अर्थात कैटिस, बिल्ली की तरह जो है वो कनिंग एडॉप्ट कर रहा था, दुष्टता, चतुरता को मैं, चालाकी को मैं एडॉप्ट कर रहा था, स्वीकार कर रहा था, अर्थात बिल्ली जैसी
फुर्ती को मैं जो है वो अपना रहा था, और वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और इंतज़ार कर रहा था कि वो वहाँ से बल्ब से जो है वो उतरे। अप्रोचिंग विद ए फीलिंग फेलाइन कनिंग, हाँ, एलाइटेड, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, और अप्रोचिंग उसके पीछे पीछे बहुत भयंकर रूप से मैं चुपके चुपके से जा रहा था। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैं बहुत अचानक और टेरिबल स्विफ्टनेस, बहुत भयंकर रूप से जल्दी से उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा था, अर्थात मैं आक्रमण उसके ऊपर कर रहा था। तो आइए मित्रों, इसका हम फिर से एक बारी इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस आप लोग लिख लेंगे, फिर भी देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेलो ट्रेवलर्स and written by A.G. Gardner. In these lines, the writer is telling about his journey and his friend. अब आइए हम इसका explanation देख लेते हैं। In these lines, the writer is saying that mosquito came soon and he seated on the back of his hand, and the writer was very angry with this type of behavior. So he is saying that magnanimity has its limits. I have warned, the writer is saying that he has warned twice and am in mood to warn you again, and I will punish you because my august person resent the tickling of impertinence of strangers. So the writer is saying that I am judge now and I condemn you to death because there are many charges against you. You are a vagrant and you are a public nuisance. You have no ticket and you have no meat coupon. So I will punish you and I can not pardon you any more. You have to die. The writer is saying further that he ran after the mosquito and he attacked with a lethal blow. But the mosquito was very clever. He dodged the attack
of the writer, and thus he made the writer angry and humiliated. The writer is saying that my personal vanity is now aroused, and he again tried to chase him with a newspaper in his hand. Writer jumped on the seat and pursued him. He also pursued a tactics like a cat. He again attacked the mosquito with terrible swiftness. और अब आगे देखते हैं, इट वाज ऑल इन वेन, ये सब कुछ बेकार था. ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली, वो सब बेकार था. ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खुल करके स्पष्ट रूप से खेल रहा था. लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, वो एक मेटाडोर जैसे कि एक चतुर मेटाडोर होता है, अर्थात सांड से लड़ने वाला जो योद्धा होता है, उसकी तरह वो मेरे साथ व्यवहार कर रहा था. वो सांड से लड़ने वाला जो योद्धा होता है, वो जैसे इन्फ्यूरेटेड बुल के चारों तरफ, अर्थात क्रोधित एंग्री बुल बैल के चारों तरफ जो है, वो चतुर बैल से लड़ने वाला जो योद्धा होता है, वो उसके चारों तरफ घूमता है. उसी तरह से वो मेरे साथ जो है उसी तरह से व्यवहार कर रहा था. इट वाज ऑब्वियस, और ये स्पष्ट था, क्लियर था, दैट ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप में आनंद ले रहा है. दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और क्योंकि उसने मेरी शांति को जो है वो भंग किया था. ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेलना चाहता था. एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग, और किस तरह का खेल, वो भी ऐसा खेल जो एक ह्यू बहुत बड़ा और लंबरिंग विंडमिल, एक पवन चक्की जैसा एक प्राणी, अर्थात अपने को कभी कहता है कि मैं एक पवन चक्की के समान बड़े प्राणी के द्वारा पीछा किया जाता हुआ वो खेल खेलना चाह रहा था. अर्थात कभी अपने आप को यहाँ पर एक लंबरिंग विंडमिल कहता है कि मैं एक ऐसा बहुत बड़ा प्राणी हूँ, और उस प्राणी के द्वारा जो है पीछा किया जाता हुआ वो मॉस्क्विटो जो है मच्छर, वो चाह रहा था, अर्थात तो मुझसे खेलना चाह रहा था. हु टेस्टेड सो गुड, और जो मैं इतना अच्छा उसको लगा, जो ये प्राणी था विंडमिल की तरह, अर्थात पवन चक्की के समान जो मैं प्राणी था बड़ा सा, वो उसको इतना अच्छा लगा. हु टेस्टेड सो गुड, इतना अच्छा लग रहा था उसको, टेस्टफुल लग रहा था. एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना असहाय महसूस कर रहा था. एंड सो स्टूपिड, और मूर्ख भी लग रहा था. ऐसे प्राणी के द्वारा चेस किया जाता हुआ, पीछा किया जाता हुआ खेल वो खेलना चाह रहा था.
I began to enter into the spirit of the fellow, और मैं उस फेलो फ्रेंड के स्पिरिट में अर्थात अंतर्मन में अंतरात्मा में प्रवेश कर रहा था धीरे धीरे। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वो मेरे लिए कोई अब एक प्राणी मात्र ही नहीं था, कीट ही नहीं था, इंसेक्ट कीट। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, वो एक तरह का व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा था, एंड इंटेलिजेंस, और एक चतुरता का निर्माण कर रहा था, दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने इस कंपार्टमेंट अर्थात इस डिब्बे में समान शर्तों पर मुझको चुनौती पेश कर रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मेरा जो हृदय था अब उसके प्रति वार्मिंग गर्म महसूस होना, सहानुभूति महसूस कर रहा था, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे में जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी अर्थात जो श्रेष्ठता की एक सेंस थी, समझ थी, वो फेडिंग हो रही थी, गायब हो रही थी। ही हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, मैं इस प्राणी से किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता हूँ, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन, जो इस मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो इस प्रतियोगिता में मेरा जो है वो एक मुख्य कंपटीटर था, अर्थात मुझसे कंपटीटर था, मुझसे जो कंपटीशन करने वाला था, प्रतियोगिता करने वाला था, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम कभी भी आज तक जो है वो इंगेज नहीं हुए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट और फिर इसका एक्सप्लेनेशन। तो इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट द मॉस्क्विटो वाज वेरी clever and he was like a matador। अब आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट द मॉस्क्विटो वाज प्लेइंग विद द राइटर and he was like a matador finessing round an infuriated bull, and he was enjoying himself. He had disturbed my peace, and the mosquito was only interested in a short type of sport, and it was the sport in which a man like lumbering windmill should chase him, and he was interested in the writer. The writer was completely helpless and was like a stupid. So the writer at last decided to be gentle. He
is saying that the mosquito is not a mere insect, but he is a very good competitor of the writer, and he has challenged the writer for the possession of the compartment on equal terms. He was now feeling warming towards the mosquito because the mosquito was superior to him, and the sense of superiority of the writer was disappearing now. तो मित्रों, फिर से हम इस पाठ को अपने दूसरे वाले भाग में फिर से आगे इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, और फिर से हम मिलेंगे अपने इसी चैनल में, और उस पर हम फिर से आप लोगों से बात करेंगे और लेसन को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका वेरी वेरी थैंक यू।